चलिए दोस्तों शांत हो जाइए। कोई टेंशन नहीं लीजिए, दरोगा का ड्यूटी धूपे में होता है क्या। गर्मी तो है, क्या करेंगे। वैसे अच्छी खबर आज आई है कि मानसून सही समय पर आएगा। गजब है, देखिए किसी को खुशी नहीं हुआ, हंस रहा है सब। इतनी गर्मी है और आपको रिपोर्ट मिला कि मानसून समय पर आएगा, तो ये तो खुशी वाली बात है ही। अब वैसे भी अगर हम गर्मी से त्रस्त ना भी हो तो मानसून समय पर आ रहा है, इसके लिए तो हमें खुश होनी ही चाहिए, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का मानसून का क्या महत्व है, बाकायदा ये सिलेबस में आप लोग पढ़ते हैं, हमें भी ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, रोशन सर का स्थिति आज भी बहुत खराब है। रोशन सर को एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का अटैक हुआ है, बहुत कमजोर हो गए। उन्हीं का था क्लास, हमें अचानक फोन आया कि क्लास मेरा ही लगेगा, तो कल से उनका शायद क्लास होगा, नहीं होगा तो मेरा क्लास क्या अच्छा नहीं लगता है क्या। ठीक है, क्लास तो चल ही रहा है, सिलेबस आगे बढ़ ही रहा है। और रोशन सर बताएं कि हमारा सिलेबस तो प्लस चल रहा है, यानी जितना उनको पढ़ाना चाहिए उससे 20% आगे ही निकले हुए। खैर उनका क्लास कल से होगा और टेस्ट भी अब सोमवार से ही होगा। रोशन सर है नहीं, थोड़ा व्यस्तता है, व्यस्तता क्या, बीमार है वो। तो डेली टेस्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट स्टूडेंट के लिए है, तो हमें ये बताना पड़ रहा है दुख के साथ कि अभी इस सप्ताह डेली टेस्ट बंद ही रहेगा, अगले सप्ताह से ही चलेगा। ठीक है, तो आप लोग बायोलॉजी का मजा लीजिए और बताइए कहाँ तक हुआ था। अच्छा, पोरी फेरा पढ़ लिए थे। चलिए अब लोग शांत रहिएगा और अगल बगल को डिस्टर्ब मत करिएगा, ठीक है ना। कल बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। और भाइयों, डियर भाइयों, ठीक है, थोड़ा ख्याल रखिए बहनों लोग का, ठीक है। आप लोग तो बिल्कुल शांत रहना है। और दोस्तों, क्लास करने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं हाथ लगेगा आपको। जरूरत है क्लास में जो बात बोला जा रहा है, जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, वो क्लास में ही याद होनी चाहिए। अब बहुत कहेगा क्लास में कैसे याद होगा, क्लास में तो हम समझने आते हैं, समझते समझते याद हो जाएगा। बस आप शांति बरतिए, गंभीरता बरतिए, क्लियर। और गर्मी अत्यधिक है, तो हम बोले थे कि पर 1-2 दिन या 10 दिन तक फ्री ही चलने दीजिए, ताकि जिन्हें ज़्यादा गर्मी लग रहा है वो थोड़ा कम गर्मी का एहसास घर पर करे और आराम से क्लास करे। क्योंकि गर्मी यहाँ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर पर गर्मी नहीं है, ठीक है, वहाँ भी गर्मी है, पूरे बिहार में गर्मी है, पूरे भारत में गर्मी है। जब उतने गर्मी में माननीय प्रधानमंत्री रैली कर सकते तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे अब सभी ऑनलाइन वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एकदम शांतिपूर्वक, बिना कमेंट किए, दिल खोल कर समझिए। क्लास में कुछ नहीं है, क्लास में सब कुछ सही है, ठीक है। हमारी टीम बैठे हुए हैं, ऊपर भी नीचे भी, तो क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अगर किन्हीं को क्लास में डिस्टरबेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एक बात बता देते हैं कि लाइव क्लास करने के लिए नेटवर्क का पूरी तरह से तंदुरुस्त होना जरूरी है, दुरुस्त नहीं, तंदुरुस्त होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो हो सकता है किन्हीं का नेट इधर उधर हो तो बफरिंग का समस्या आता होगा, तो ये
यहां से किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। फिर भी हम एक बार कहेंगे कि देख लीजिए कोई समस्या तो नहीं है। अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हम ये समझे थे कि इस पृथ्वी पर जितने भी सजीवों की जातियां हैं उनमें 70% जंतु है, 22% पौधा है, 8% सूक्ष्म जीव और फंगी। इस पृथ्वी पर चार तरह का सजीव है। मोनरा प्रोटिस्टा का सूक्ष्म जीव, फंगी का कवक, प्लांटी का पौधा और एनिमिलिया का जंतु। यानी कुल मिलाकर 4 तरह का। 5 किंगडम है सजीव तो 4 तरह का है। तो उनमें सबसे ज्यादा किस तरह के सजीव हैं? जंतु। अब तक खोजे गए सजीवों की जातियों में 70% जातियां केवल किसका? जंतु का। हालांकि इस पृथ्वी पर संख्या सबसे अधिक सूक्ष्म जीवों का है। संख्या की बात हम कर रहे हैं, जाति का नहीं, संख्या की बात कर रहे हैं। तो सबसे अधिक संख्या में सूक्ष्म जीव है, क्योंकि वो एक कोष के थोड़े से जगह में करोड़ों सूक्ष्म जीव रह सकते हैं। तो पृथ्वी के इस विशाल पर्यावरण में तो संख्या बल के आधार पर सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीव है, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा पौधा है संख्या में। लेकिन अगर हम सजीवों की जातियों की बात करें तो सबसे अधिक जातियां किसका है? जंतु का है। सजीवों के कुल जातियों में जंतु की जातियों का प्रतिशत कितना है? और आपने पोरी फेरा के बारे में पढ़े, समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? कौन सा पोरी फेरा मीठे जल में रहते हैं? अस्पन जिला। वेरी गुड दोस्तों। पोरी फेरा का निवास स्थान। पोरी फेरा में किस प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते। अंग तंत्र पाया जाता है। तब आपको बताएं कि पोरी फेरा का शरीर केवल कोशिका वाला है, उत्तक भी उनके शरीर में नहीं है। तो फिर अंग कहां से होगा? और अंग नहीं है तो अंग तंत्र कहां से होगा? पोरी फेरा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र कुछ भी नहीं होते हैं। और तो और पोरी फेरा में न्यूरॉन कोशिका भी नहीं होते हैं। अब जानते हैं न्यूरॉन कोशिका, वो भी कोशिका नहीं होते हैं। पोरी फेरा का शरीर केवल सेल तक विकसित था, तो उसमें रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते। केवल कोशिकाओं का बना शरीर है, केवल कोशिकाओं का। तो अब हम पोरी फेरा के बाद अगला फाइलम पर आएंगे। और क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उस क्लासिफिकेशन की, ऊपर वाले क्लास में साउंड बढ़ाइए, बढ़ा दीजिए ऊपर वाले क्लास में थोड़ा साउंड। क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप ज्यों ज्यों आगे जाइएगा सजीवों में विकास होते जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप 4 नंबर चैप्टर में थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा पर आए तो पौधा ज्यादा विकसित मिला। ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा पर आए तो पौधा और ज्यादा विकसित हो गया। अंत में एंजियोस्पर्म पर आए तो पूरा विकसित हो गया। तो क्लासिफिकेशन में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सजीव हमारा क्या होते जाएगा? विकसित होते जाएगा। अब पोरी फेरा के बाद जो हम फाइलम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आप आराम से इस बात को बता सकते हैं। थोड़ा आवाज कम करिएगा। आप आराम से इस बात को बता सकते हैं कि निश्चित ही पोरी फेरा के बाद का फाइलम वाला जंतु पोरी फेरा के जंतु से ज्यादा विकसित होगा। पोरी फेरा का शरीर 2 स्तरीय या 3 स्तरीय? 2 स्तरीय होता है। वेरी गुड। पोरी फेरा में देगुआ होता है? पोरी फेरा में देगुआ नहीं होता है। पोरी फेरा में आखिर देगुआ क्यों नहीं होता है?
क्योंकि उनका शरीर मात्र 2 स्तर का है। देखवा होने के लिए शरीर का 3 स्तर का होना जरूरी है। पीछे वाले के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। क्वेश्चन बनाए थे पोरी फेरा वाला, बन रहा है। आप समझे कि नहीं समझे, इसका सबसे बेहतर उदाहरण यही होगा कि आप क्वेश्चन पर जाइए। क्वेश्चन पर जाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्लास में समझे कि नहीं समझे। समझिएगा क्वेश्चन बनेगा, नहीं समझिएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? अब आइए अगला फाइलम की शुरुआत करते हैं। अगला फाइलम है सी। इसको क्या पढ़ते हैं? सी लेन टी रेटा। ठीक है, पढ़ने में कोई दिक्कत? इसको सी ओ ई को क्या पढ़ते हैं? सी लेन टी रेटा। अब सबको मिला दीजिए, सिलेंटिरेटा, सिलेंटी रेटा। क्लियर? तो हमारा अगला जो फाइलम है वो है सिलिंटरेटा। सिलिंटरेटा। अब सिलिंटरेटा फाइलम के जंतु निश्चित ही पोरीफेरा के जंतु से ज्यादा विकसित होगा। अब यहां पर सबसे पहला बात ये जानना है कि सिलिंटरेटा का नया नाम जो हो गया है वो हो गया नाइडेरिया। नाइडेरिया का सी साइलेंट रहता है। सी जो है साइलेंट रहता है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है दोस्तों कि सिलिंटरेटा का अन्य नाम क्या है? नाइडेरिया। सिलिंटरेटा का अन्य नाम क्या है? नाइडेरिया है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आइए एक एक करके इनके विशेषताओं को समझते हैं। थोड़ा उब जाइएगा तो आप माइंड को थोड़ा शांत कर लीजिएगा। थोड़ा है चैप्टर उबाऊ वाला, लेकिन आप अगर पोरीफेरा को आसान तरीके से समझ लिए तो समझ जाइए आगे भी आपको समझने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाला है। पोरीफेरा के जंतु समुद्र में तैरते थे। कैसे रहते थे? पोरीफेरा समुद्र में किसी ठोस आधार से चिपका हुआ था। ठोस आधार से चलते फिरते आ गया है समय जब अब जंतु चलेगा फिरेगा। आइए सबसे पहली विशेषता, सबसे पहली विशेषता कि सिलिंटरेटा भी कैसे जीव है? जलीय। ये भी स्थल पर नहीं रहते हैं। पोरीफेरा भी जल में ही था, स्थल पर नहीं था। जितने भी सिलिंटरेट प्राणी हैं सबका निवास स्थल कहां पर है? जलीय। और जलीय में अधिकांश जो है वो क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। अधिकांश क्या होते हैं? तो सिलिंटरेटा फाइलम के अंतर्गत या निडेरिया फाइलम के अंतर्गत आने वाले सब के सब जंतु जलीय हैं। सब के सब जंतु क्या हैं? जलीय हैं। उसमें अधिकांश कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। उसमें भी अधिकांश कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। कोई दिक्कत? वास स्थान क्लियर हो गया। अब समुद्र में कैसे रहते हैं? समुद्र में कैसे रहते? तो सिलिंटरेट जंतु जो है, ठीक है, सिलिंटरेट एनिमल जो है, सिलिंटरेट एनिमल जो है वो समुद्र में 2 तरह से रहते हैं। अकेले रहते हैं, जैसे अकेले रहने वाला उदाहरण कौन है? हाइड्रा। अकेले रहते हैं। या फिर समूह बनाकर रहते हैं। या कैसे रहते हैं? समूह बनाकर रहते हैं। जैसे कि परवाल आप भूगोल में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। परवाल मरता है तो परवाल भित्ति बनता है। परवाल एक समुद्री जीव है, अंग्रेजी में कोरल कहते हैं। कोरल
परबाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोरल। ये मरते हैं तो परबाल भित्ति बनते हैं। हमारे लक्षद्वीप के जितने भी द्वीप है वो किससे बने हैं? परबाल से बने हैं। परबाल एक समुद्री जीव है, किस फाइलम का? निडेरिया फाइलम का। परबाल एक समुद्री जंतु है, किस फाइलम का? तो ये जो सिलिंटरेट जंतु है ये समुद्री में रहते हैं अधिकांश, कुछ मीठे जल में रहते हैं, लेकिन स्थल पर तो कोई नहीं रहते। और समुद्र में ये दो तरह से रहते हैं। समुद्र में ये दो तरह से रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं या समूह बनाकर रहते हैं। जैसे हाइड्रा एक सिलिंटरेट जीव है। हाइड्रा एक सिलिंटरेट जीव है और ये अकेले अकेले रहना पसंद करता है। और वहीं कोरल भी एक सिलिंटरेट जीव है, ये अकेले नहीं समूह बनाकर रहते। परबाल या कोरल समूह बनाकर रहते हैं, इसीलिए इसके मरने से परबाल भित्ति का निर्माण होता है। अकेले अकेले रहता तो भित्ति बनता नहीं बनता। बात समझ गए कि नहीं? तो समुद्र में सिलिंटरेट प्राणी किस प्रकार रहते हैं? अकेले अकेले रहते हैं या फिर समूह बना कर रहते हैं। जबकि पोरीफेरा समुद्र में सारे के सारे पोरीफेरा समुद्र में किसी ठोस आधार से चिपके रहते हैं। ठोस आधार से चिपके रहते हैं, ठोस आधार से चिपके रहते हैं, तो उस तरह सिलिंटरेट नहीं रहते हैं। अब समझिए तीसरी खास विशेषता कि इन जंतु में, सिलिंटरेट जंतु में प्रचलन होता है। सिलिंटरेट जंतु में प्रचलन होता है, या यूं कहिए कि जंतु में केवल पोरीफेरा है जिसमें प्रचलन नहीं होता है। पोरीफेरा के बाद जितने भी फाइलम है सबके जंतु चलते फिरते। पूरे एनिमल किंगडम में एकमात्र फाइलम जो है, पूरे एनिमल किंगडम में एकमात्र फाइलम पोरीफेरा है जिसके जंतु चलते फिरते नहीं है। पोरीफेरा के बाद आगे जितने भी फाइलम आप पढ़िएगा सबके जंतु चलते फिरते। तो सिलिंटरेट जंतु में प्रचलन होता है, सिलिंटरेट जंतु में प्रचलन होता है। अब आप कहिएगा तब तो इसको टांग भी होता होगा, क्योंकि जंतु चलेगा तो टांगे से न चलेगा। दोस्तों अभी रुक जाइए, अभी हम विकास के उस पैमाने पर नहीं आए हैं कि जंतु टांग से चलेगा। टांग आने में भी अभी लेट है। कम से कम हम जब मच्छर के बारे में पढ़ने लगेंगे ना तब उसको टांग लगा देंगे, लेकिन इसको टांग नहीं होता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इसमें पैर नहीं होते हैं, ये उतने विकसित नहीं है, तो फिर ये चलते फिरते कैसे हैं? चलते फिरते कैसे हैं? तो दोस्तों जब पैरामीशियम सीलिया से चल रहा था, यूग्लिना फ्लैजिला से चल रहा था, अमीबा कूटपाद से चल रहा था, तो उन सब से तो ज्यादा डेवलप्ड है ये। तो इसका प्रचलन अंग कौन है जिसके मदद से यह प्रचलन करता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका प्रचलन अंग है टेंटेकिल्स। इसका प्रचलन अंग है दोस्तों टेंटेकिल्स, 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 टेंटेकिल्स। समझे कि नहीं समझे? तो सिलिंटरेट जंतु में प्रचलन करने के लिए, गति करने के लिए अथवा स्थान परिवर्तन करने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है? टेंटेकिल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टेंटेकिल्स। टेंटेकिल्स, जैसे कि आप हाइड्रा का फिगर कल भी समझे थे, ठीक है? हाइड्रा में इस तरह का होता है जी। हाइड्रा में, या ओरेलिया के बारे में बताए थे, ओरेलिया के बारे में बताए थे कि नहीं बताए थे? ओरेलिया के बारे में बताए थे, ओरेलिया के बारे में बताए थे कि हाइड्रा के भी अग्रभाग में इस तरह की संरचना निकली रहती है। यह है दोस्तों ओरेलिया, ओरेलिया, और ये है दोस्तों हाइड्रा। ये क्या है दोस्तों? हाइड्रा। तो ये हाइड्रा के जो अग्रभाग में देख रहे हैं लंबी लंबी संरचना, इसी संरचना का नाम क्या है? टेंटेकिल्स है। इसी संरचना का नाम क्या है? टेंटेकिल्स है। इसी संरचना का नाम क्या है? टेंटेकिल्स। इसी में गति होता है जिसके द्वारा
प्रचलन होता है। इसी टेंटेकिल्स में गति होता है, जिसके द्वारा क्या होता है? प्रचलन होता है, जिसके द्वारा क्या होता है? प्रचलन। तो सिलिंडरेट जंतु किसके माध्यम से गति करता है या स्थान बदलता है? टेंटेकिल्स। पूछ देगा कभी घुमा के, हाइड्रा का प्रचलन अंग, टेंटेकिल्स ऑरेलिया का प्रचलन अंग, टेंटेकिल्स सिलिंडरेट जंतु का प्रचलन अंग, टेंटेकिल्स सिलिंडरेट जंतु का प्रचलन अंग। कोई दिक्कत है दोस्तों? समझ गए बातों को कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? सबसे पहले सिलिंडरेट जंतु कहाँ निवास करते हैं? कोई भी सिलिंडरेट जंतु स्थल पर नहीं रहते हैं, सबके सब कहाँ रहते हैं? जल में। उसमें भी अधिकांश किस जल में? जल में या समुद्री जल में सिलिंडरेट जंतु किस प्रकार से रहते हैं? क्या सिलिंडरेट जंतु में प्रचलन होता है? तो सिलिंडरेट जंतु किसके द्वारा गति करते हैं? टेंटेकिल्स के माध्यम से गति करते हैं। किसके माध्यम से गति करते हैं? अगली विशेषता कि इसका शरीर 2 स्तर का बना होता है। इसका शरीर कितने स्तर का? 2 स्तर का बना होता है। पोरीफेरा का शरीर कितने स्तर का? 2 स्तर का। सिलिंडरेटा का भी शरीर 2 स्तर का। पोरीफेरा का बॉडी भी कितने लेयर का बना था? और पोरीफेरा के तरह इसका भी बॉडी कितने लेयर का बना है? और ध्यान दीजिए दोस्तों, पूरे एनिमल किंगडम में केवल पोरीफेरा और सिलिंडरेटा का ही बॉडी कितने स्तर का है? 2 स्तर का। अब आगे जितने भी फाइलम के बारे में आप पढ़ेंगे, सबका शरीर 3 स्तर का है। सबका शरीर कितने स्तर का? 3 स्तर का है। केवल पोरीफेरा का शरीर 2 स्तर का और सिलिंडरेटा का शरीर 2 स्तर का। बाकी सारे सजीवों, बाकी सारे फाइलम के जंतु का शरीर कितने स्तर का? कितने स्तर का? अब जब सिलिंडरेटा का शरीर 2 स्तर का है तो क्या सिलिंडरेटा में देगुआ होगा? सिलिंडरेटा में देगुआ होगा? नहीं होगा। यानी सिलिंडरेटा में देगुआ नहीं होते हैं। सिलिंडरेटा में देगुआ नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, देगुआ तो नहीं होते हैं, लेकिन सिलिंडरेट जंतु में एक खास चीज होते हैं जो और किसी फाइलम के जंतु में नहीं होते। सिलिंडरेट जंतु में देगुआ तो नहीं होता है, लेकिन उसके शरीर में एक ऐसा संरचना होती है जो पूरे एनिमल किंगडम में कहीं देखने को नहीं मिलता। आखिर वो क्या होती है दोस्तों? तो 2 स्तर के बीच एक मीसोग्लिया नामक परत होता है। मीसोग्लिया नामक परत होता है। सिलिंडरेट जंतु में 2 स्तर के बीच, यानी शरीर जो 2 लेयर का बना होता है, उस 2 लेयर के बीच एक परत होता है। और उस परत का नाम क्या है? उस परत का नाम क्या है? मीसोग्लिया। यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछता है, एनिमल किंगडम के किस फाइलम के जंतु में मीसोग्लिया नामक परत पाई जाती है? सिलिंडरेटा। एनिमल किंगडम के किस फाइलम के जंतु में मीसोग्लिया नामक परत पाई जाती है? सिलिंडरेटा में पाई जाती है। अब कहिएगा इस परत का क्या कार्य होता है? कोई कार्य नहीं होता है। जब कोई कार्य नहीं होता है तो ये क्यों होता है? होता है दोस्तों, ठीक है ना, होता है, लेकिन कोई कार्य नहीं होता है। हमारे शरीर में बाल उगते हैं, बाल का कोई काम है? कुछ काम नहीं है। बाल अवशेषी अंग है, बाल उड़ भी जाएगा, कट भी जाएगा, नो प्रॉब्लम है कि नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत है? यानी आप देखिए,
अब कहिएगा कि बाल उड़ गया है मेरा, शादी अब नहीं हो रहा है, ठीक है, वो अलग बात है, वो सामाजिक बातें हैं, उस पर चर्चा हम नहीं करें। लेकिन क्या बाल उड़ जाने से, बाल खत्म हो जाने से कोई शारीरिक व्यवधान उत्पन्न होता है? नहीं होता। इसलिए बाल को जीव विज्ञान में हम अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। तो मीसोगिलिया होना एक विशेष पहचान है दोस्तों। मीसोगिलिया होना एक विशेष पहचान है सिलिंट्रेट जीव का, और कुछ नहीं। तो सिलिंट्रेटा का शरीर कितने स्तर का? पोरीफेरा का। सिलिंट्रेटा पोरीफेरा को छोड़कर बाकी जितना फाइलम अब बच गया सबका शरीर 3 स्तर का। अब जब शरीर 2 स्तर का है तो ये बताने की तो आवश्यकता है नहीं कि सिलिंट्रेटा में देखवा नहीं होता है। तो देखवा नहीं होता तो क्या होता है? मीसोग्लिया होता है। क्या होता है? मीसोग्लिया होता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि इनके 2 स्तर शरीर, 2 स्तर शरीर में उत्तक पाए जाते हैं, परंतु कोई अंग नहीं पाए जाते हैं। कोई अंग नहीं पाए जाते। यानी पोरीफेरा का शरीर कहां तक विकसित था? सेल तक। इसका शरीर कहां तक विकसित है? टिश्यू तक। टिश्यू के आगे इसके शरीर का विकास नहीं हुआ। जब आप पोरीफेरा पर थे तो उनका शरीर कोशिकाओं तक विकसित था। इनका शरीर कोशिका के एक स्टेप आगे तक डेवलप हुआ है। शरीर कहां तक विकसित हुआ है? उत्तक तक विकसित हुआ है। लेकिन फिर सिलिंट्रेटा का उत्तक अंग बनाने में सफल नहीं हुआ है। अंग बनाने में सफल नहीं हुआ है। हमें लगता है कि अगला फाइलम पर अंग देखने को मिल सकता है। पहला फाइलम में कोशिका मिल गया, दूसरा में उत्तक मिल गया, तीसरा में तो प्रकृति इतना डेवलप्ड करेगा ही कि जंतु को कहेगा जाओ अंग लेके जाओ तुम पृथ्वी पर। क्या दोस्तों, प्रकृति देख रहे हैं न कैसे कैसे जंतु का बनाया है, बिना अंग वाले जंतु। यकीन कर रहे थे इससे पहले, हम बिल्कुल यकीन कर रहे होंगे क्योंकि ये सब 9th क्लास में ही पढ़ लिया जाता है। फिर भी दोस्तों आप भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, आप भूलेंगे नहीं तो फिर हम करेंगे क्या। तो टिश्यू जो है, इसका टिश्यू जो है अंग नहीं बना पाते हैं। और जब अंग नहीं बना पाते हैं दोस्तों तो आप ये तो कर सकते हैं कि इसमें सभी अंग तंत्र का क्या होता है? अभाव होता है। सभी अंग तंत्र का क्या होता है? जब अंग ही नहीं है तो कोई अंग तंत्र होगा? तो सिलिंट्रेट प्राणी में भी कोई अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं। कोई अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं। न पाचन तंत्र पाए जाते हैं, न श्वसन तंत्र पाए जाते हैं, न रक्त परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं, न ही रक्त पाए जाते हैं। यानी कि पोरीफेरा और सिलिंट्रेटा पोरीफेरा और सिलिंट्रेटा जंतु है, लेकिन फिर भी उसमें ब्लड नहीं पाए जाते हैं। एक जंतु में ब्लड तबे पाया जाएगा जब उसमें अंगों का विकास होगा, क्योंकि ब्लड रहेगा तब जब उसको पंप करने के लिए जंतु के शरीर में हार्ट यानी हृदय का विकास हो जाएगा। जब शरीर में हृदय ही नहीं है तो ब्लड रहकर भी कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं उखाड़ पाएगा दोस्तों, ब्लड रहकर भी। इसलिए अगर जंतु के शरीर में रक्त हो, इसके लिए जरूरी है कि उनके शरीर में अंगों का विकास हो। और खासकर कौन अंग विकसित होगा तब ब्लड आएगा? हृदय हार्ट। क्लियर है? समझ गए कि ना? तो आपसे पूछेगा कि एक पोरीफेरा के शरीर में कितना लीटर ब्लड होता है? नहीं होता है। सिलिंट्रेटा के बॉडी में ब्लड होता है? नहीं होता है। जब अंग ही नहीं है तो ब्लड रहेगा कहां पर दोस्तों? क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसमें सारे अंग तंत्रों का क्या होता है? विकास होता है।
अभाव होता, सॉरी, हाँ अभाव होता, सॉरी सॉरी है। शरीर का आकार जो है वो होता है आपका क्या, रेडियल। और ये सिलिंड्रेटा के शरीर का आकार कैसा होता है, और ये होता है रेडियल होता है। पोरीफेरा का कैसा था, एसिमेट्रिकल था। पोरीफेरा का एसिमेट्रिकल था और इसका कैसा है, रेडियल। और ये बात यहां एक और समझ लीजिए कि पूरे एनिमल किंगडम में पोरीफेरा एसिमेट्रिकल है, सिलिंड्रेटा रेडियल है, बाकी सब का सब बायलेटरल है। आगे हम जितना फाइलम पढ़ेंगे सबका शरीर क्या होगा, बायलेटरल होगा। कुछ अपवाद जरूर मिलेंगे हमको, लेकिन पूरे एनिमल किंगडम में पोरीफेरा का बॉडी एसिमेट्रिकल होता है, सिलिंड्रेटा का बॉडी रेडियल होता है, बाकी सारे फाइलम के जंतु के शरीर का आकार बायलेटरल होता है। बाकी सारे जंतु के शरीर का आकार क्या होता है, बायलेटरल होता है। क्या होता है, बायलेटरल। अब आइए दोस्तों की सिलिंड्रेट प्राणी की सबसे बड़ी विशेषता, ऐसी विशेषता जो पूरे एनिमल किंगडम में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, केवल सिलिंड्रेट में ही देखने को मिलेगा। मीसोगिलिया मिला ना जी, मीसोगिलिया कहीं नहीं देखने को मिलता है, कहीं नहीं दोस्तों। ऐसा ही एक और संरचना है सिलिंड्रेट में जो केवल सिलिंड्रेट में है, पूरे एनिमल किंगडम में और कहीं नहीं है। आखिर वो क्या है, वो है दोस्तों दंश कोशिका। कौन कोशिका, दंश कोशिका। अंग्रेजी में इसे कहते हैं नाइडोब्लास्ट, दंश कोशिका, नाइडोब्लास्ट। सिलिंड्रेट जंतु में एक खास प्रकार की कोशिका होती है और इसका नाम क्या है, और ये कोशिका शरीर के ऊपरी भाग में होती है, दंश कोशिका, जिसको अंग्रेजी में नाइडोब्लास्ट कहते हैं। सी साइलेंट हो जाता है, इसको नाइडोब्लास्ट बोलते हैं, नाइडोब्लास्ट। तो इसमें दंश कोशिका पाया जाता है। किसी जंतु में दंश कोशिका की उपस्थिति है तो 100% वह जंतु किस फाइलम में है, सिलिंड्रेटा। वह किस फाइलम में है, सिलिंड्रेटा में। क्लियर बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो दंश कोशिका की उपस्थिति किस फाइलम के जंतु का विशेष लक्षण है, सिलिंड्रेटा का विशेष लक्षण है। मीसोगिलिया नामक परत की उपस्थिति किसका विशेष लक्षण है, सिलिंड्रेटा का विशेष लक्षण है। सिलिंड्रेटा में टेंटेकिल्स पाया जाता है, तो टेंटेकिल्स की उपस्थिति भी किस फाइलम के जंतु का विशेष लक्षण है, सिलिंड्रेट। यानी जंतु में टेंटेकिल्स है तो सिलिंड्रेट है, जंतु में मीसोगिलिया है, जंतु सिलिंड्रेट है, जंतु में दंश कोशिका है, सिलिंड्रेट। अब ये दंश कोशिका क्या करता है, तो हमको लगता है कि बहुत भाइयों एवं बहनों नाम से ही समझ गए होंगे कि ये क्या काम करेगा। दंश कोशिका यानी सुरक्षा प्रदान करने वाली कोशिका। ये सिलिंड्रेट जंतु को समुद्र में रहने वाले अन्य जंतु से सुरक्षा मुहैया कराता है। दंश कोशिका के मदद से दूसरे जंतु से वो अपने आप को सुरक्षित करते हैं। दंश कोशिका के मदद से सिलिंड्रेट जंतु अपने शिकार को भी पकड़ते हैं। दंश कोशिका के मदद से ये जंतु किसी ठोस आधार से चिपक भी सकते हैं। क्या हुआ, ओह चलिए अभी कुछ हो गिरता, लगता पंखे ब्लास्ट किया है, ठीक है, उठा लीजिए। तो दंश कोशिका से शिकार पकड़ता है, दंश कोशिका से ये अपनी सुरक्षा करता है, दंश कोशिका से ये किसी ठोस आधार से चिपक भी सकता है। यानी आप कह सकते दंश कोशिका का काम सलाइरिंच के तरह है, हर तरह के काम में उपयोग आ सकते ये कोशिका। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको लगता होगा
कि ये खाता पीता क्या है। दोस्तों ये मांसाहारी है, यानी छोटे छोटे, यानी कि इससे जो छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं, शैवाल होते हैं, वही सब इसका क्या होता है, भोजन होता है। अब आपको लगता होगा कि इसमें कोई अंग नहीं है तो ये श्वसन कैसे करता है। तो दोस्तों जिसमें कोई अंग नहीं होता उसका कोशिका डायरेक्ट श्वसन करता है। ऐसे बहुकोशिकीय जंतु जिसमें कोई अंग नहीं है वो श्वसन कैसे करता है। तो ऐसे बहुकोशिकीय जंतु जिसमें कोई अंग नहीं है उसका श्वसन, उसका पोषण, उसका उत्सर्जन प्रत्येक कोशिका ही करता है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय था ना जी, उसका एक कोशिका श्वसन कर रहा था, उत्सर्जन कर रहा था, पोषण कर रहा था। ठीक उसी तरह इसके बहुकोश के शरीर में जितना कोशिका है सब कोशिका अपना अपना काम करते रहता है। कोशिका विसरण विधि से वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और विसरण विधि से ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। कोशिका के भीतर बनने वाले हानिकारक पदार्थ का उत्सर्जन प्रत्येक कोशिका विसरण विधि से बाहर छोड़ देता है। यानी जिन बहुकोशिकीय जंतु में कोई अंग नहीं है उनका सारा कार्य उसके शरीर का प्रत्येक कोशिका करते रहता है। और इसमें किस विधि का इस्तेमाल होता है, किस विधि का, विसरण विधि का। आपसे क्वेश्चन कोई पूछ देगा कि जंतु श्वसन करता है कि नहीं करता है, तो बिल्कुल करता है, नहीं करेगा तो मर जाएगा। फिर आपसे प्रश्न कि मानव का श्वसन अंग मुख्य कौन है, तो आप कहिएगा फेफड़ा। तो क्या जिन जंतु में अंग नहीं वो श्वसन नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हो, तो उसका प्रत्येक कोशिका करता है। प्रत्येक कोशिका श्वसन किस विधि से करता है, विसरण विधि से। प्रत्येक कोशिका उत्सर्जन किस विधि से करता है, विसरण विधि से। क्लियर हो गया, बात समझ गए। अब आइए दोस्तों इसका रिप्रोडक्शन समझ लेते हैं। अगली विशेषता कि पोरी फेरा के तरह सिलिंटरेटा भी क्या होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं, यानी द्विलिंगी या उभयलिंगी। पोरीफेरा का शरीर क्या था, बायसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल, समझ गए ना। जब एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों पार्ट मौजूद हो तो ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं, जब एक ही बॉडी में मेल फीमेल दोनों पार्ट मौजूद हो तो उस बॉडी को क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल कहते हैं। पोरीफेरा का जंतु क्या होते हैं, सिलिंटरेटा का भी जंतु क्या होते हैं, और जब ये बायसेक्सुअल है तो आप तो ये समझ गए होंगे कि इस जीव में लैंगिक जनन होता है। लेकिन दोस्तों सामान्यतः इसमें कैसा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। वो भी किस माध्यम से, मुकुलन विधि से। किस विधि से, मुकुलन विधि से। यानी कि सिलिंटरेट प्राणी में लैंगिक जनन की भी क्षमता है, लेकिन सामान्य तौर पर ये अलैंगिक जनन ही करते हैं। और ये अलैंगिक जनन उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार पोरीफेरा कर रहा था, जिस प्रकार कौन कर रहा था, पोरीफेरा कर रहा था। क्लियर हो गया, बात समझ गए। सिलिंटरेटा का कॉन्सेप्ट खुल गया ना। आइए एक बार सिलिंटरेटा का हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि सिलिंटरेटा का कौन सा महत्वपूर्ण जंतु हमें याद रखने की आवश्यकता है। सिलिंटरेटा के कौन से महत्वपूर्ण जंतु हमें याद रखने की आवश्यकता है। क्या समझ रहे हैं ना, बोरिंग फीलिंग नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है, इससे अच्छा तो मुगल काल पढ़ते, ऐसा फीलिंग नहीं हो रहा है। नहीं। आइए दोस्तों, सिलिंटरेट जंतु का निवास स्थान। एक बात का आप अंदाजा लगा रहे हैं कि
पृथ्वी पर जब प्रकृति ने जंतुओं का विकास करना शुरू किया तो वो विकास की प्रक्रिया समुद्र से शुरू हुई। देख रहे हैं ना आप, पोरीफेरा निश्चित ही सबसे कम विकसित है, लेकिन पृथ्वी पर सबसे पहले जिन जंतु का विकास हुआ वो पोरीफेरा ही है। यानी सबसे लोकल पृथ्वी पर कौन है? पोरीफेरा है। पोरीफेरा के सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है। पोरीफेरा को तो दिमाग नहीं है दोस्तों। दिमाग रहता तो पोरीफेरा भी कहता मानव आजकल पृथ्वी पर आया है, क्या क्या गुल खिला रहा है। हम लोग इतने वर्षों से है, इतने वर्षों से है, लेकिन मानव आने से पृथ्वी डमाडोल हो गया है। खैर पोरीफेरा में आप जानते हैं कि दिमाग नहीं होता है, और दिमाग का सूक्ष्मतम रूप है न्यूरॉन कोशिका, जो आगे चलकर दिमाग बनाएगा। तो पोरीफेरा में न्यूरॉन कोशिका भी नहीं होता है। पहली बार न्यूरॉन कोशिका बना है इसी सिलिंट्रेट में दोस्तों। यानी सिलिंट्रेट में न्यूरॉन कोशिका पाए जाते हैं, और न्यूरॉन कोशिका मिलकर तंत्रिका ऊतक का भी निर्माण करता है। यानी दिमाग का सबसे सूक्ष्मतम रूप जो पहली बार जिन जंतु में विकसित हुआ वो किस फाइलम का? पोरीफेरा के बहुकोशिकीय शरीर में कोई तंत्रिका कोशिका मौजूद नहीं है, लेकिन इस सिलिंट्रेट प्राणी में तंत्रिका कोशिका का विकास हो चुका है, और इस सिलिंट्रेट प्राणी में तंत्रिका कोशिका विकास करके तंत्रिका ऊतक का भी निर्माण कर चुका है। लेकिन मस्तिष्क एक बहुत ही विकसित अंग है, ये बहुत आगे जाकर आपको मिलेगा। ये सब जंतु मस्तिष्क का काम तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका कोशिका से ही करते। क्लियर हो गया? तो सिलिंट्रेटा का वास स्थान कहाँ है? क्या कोई सिलिंट्रेट जंतु स्थल पर भी निवास करते हैं? सिलिंट्रेट जंतु समुद्र में या जल में जो रहते हैं कितने तरह से? दो तरह से। क्या सिलिंट्रेट जंतु चलते फिरते भी हैं? बिल्कुल चलते फिरते हैं। सिलिंट्रेट का प्रचलन अंग क्या है? टेंटेकिल्स है। सिलिंट्रेट का प्रचलन अंग क्या है? टेंटेकिल्स है। सिलिंट्रेट का शरीर कितने स्तर का? 2 स्तर का। सिलिंट्रेट के 2 स्तर शरीर के बीच कौन से महत्वपूर्ण परत? सिलिंट्रेट के 2 स्तर शरीर के बीच कौन सी महत्वपूर्ण परत? मीसोगिलिया पाए जाता है। सिलिंट्रेट में क्या देगुआ पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। सिलिंट्रेट का 2 स्तर शरीर कहाँ तक विकसित हुआ है? टिश्यू तक। सिलिंट्रेट का 2 स्तर शरीर कहाँ तक विकसित हुआ है? टिश्यू तक। क्या सिलिंट्रेट में कोई अंग पाए जाते हैं? अभी इस जंतु में कोई अंगों का विकास नहीं हुआ है, इसलिए इसमें कोई अंग तंत्र भी नहीं पाए जाते, इसलिए इसमें ब्लड भी नहीं पाए जाते हैं। शरीर का आकार कैसा होता है? रेडियल। सिलिंट्रेट जंतु का आकार कैसा होता है? रेडियल होता है। सिलिंट्रेट में दंश कोशिका किस किस कार्य के लिए उपयोगी होते हैं? शिकार करने में, शिकार से बचने में, और किसी चीज से चिपकने में। सिलिंट्रेट प्राणी कैसे होते हैं? लेकिन इसमें प्रायः कैसा जनन होता है? अब वो भी किस विधि से? वो भी किस विधि से? क्लियर हो गया? सिलिंट्रेट क्लियर हो गया। टेंटेकिल्स की उपस्थिति किस फाइलम में? सिलिंट्रेट में। मीसोगेलिया की उपस्थिति किस फाइलम में? सिलिंट्रेट में। दंश कोशिका की उपस्थिति किस में? सिलिंट्रेट में। सिलिंट्रेट में। क्लियर हो गया? परबाल भित्ति बनाने वाला परबाल किस फाइलम का? सिलिंट्रेट फाइलम का। सिलिंट्रेट फाइलम का। क्लियर हो गया दोस्तों? कोई दिक्कत? अब इस फाइलम का जिन जिन जंतु का नाम आपको याद रखना है उसका नाम हम लिख रहे हैं, और सारे जंतु का नाम याद होना चाहिए।
एक क्वेश्चन आ रहा है, सिलिंट्रेट कितना साल तक जीता है? सिलिंट्रेट 1 साल बहुत हो गया, जीता रहेगा। एक बात जान लीजिए, जो अलैंगिक जनन करते हैं उसमें संख्या तेजी से बढ़ता है और उसकी जीवन अवधि बहुत कम होती है। 1 साल से भी कम होता है इसकी आयु, 1 साल से भी कम। अब कहेगा इतने कम समय के लिए ये पैदा होते हैं? अरे पैदा होते ही रहते हैं। ज्यादा जीवित रहेगा तो समुद्र में खाली पानी नहीं, सिलिंट्रेट दिखेगा। बात समझ रहे ना? सबसे पहला नाम आपको याद रखना पड़ेगा, किसका? हाइड्रा का। दूसरा नाम ऑरेलिया। तीसरा नाम मेट्रीडियम। चौथा नाम गोर्गोनिया। पांचवा नाम पेनाटुला। छठा नाम फैसेलिया। भाई इन 6 जंतु का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। हाइड्रा सिलिंट्रेट प्राणी है, ऑरेलिया सिलिंट्रेट प्राणी है, मेट्रीडियम सिलिंट्रेट प्राणी है, गोर्गोनिया सिलिंट्रेट प्राणी है, पेनाटुला सिलिंट्रेट प्राणी है, फैसेलिया सिलिंट्रेट प्राणी है। इतना 6 नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 6 नाम का एग्जाम्पल आपके 9th क्लास के बायोलॉजी में ही दिया हुआ है। तो इतना नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। कभी कभी आपको सिलिंट्रेट नहीं देगा, पूछेगा कि गोर्गोनिया का शरीर कितने स्तर का? 2 स्तर का। कभी कभी पूछ देगा कि पेनाटुला का प्रचलन अंग क्या है? टेंटेकिल्स। कभी कभी दे देगा कि निम्नलिखित में किन जंतु में देगवा नहीं पाई जाती है, इन सब का नाम दे देगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब ये तो है दोस्तों। सबसे पहले आपको कुछ फैक्ट याद रखना होगा। जैसे ऑरेलिया को क्या कहा जाता है? जेली फिश कहा जाता है। ऑरेलिया जब वयस्क होता है तो उसका शरीर एकदम जेली के समान दिखता है, इसीलिए ऑरेलिया को क्या कहा जाता है? जेली फिश। और यहां पर एक बात और याद रखना पड़ेगा कि जेली फिश कोई मछली नहीं है। ये किसका नाम है? ऑरेलिया का है। ये भी प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में कौन वास्तविक मछली नहीं है? तो जेली फिश कोई वास्तविक मछली नहीं है कि जिसको पकड़कर मछली बनाएंगे दोस्तों। चूंकि ऑरेलिया समुद्र में रहते हैं, जेली के समान बॉडी हो जाता है, तो बोलचाल की भाषा में इसे जेली फिश कहते हैं। मेट्रीडियम को उसी तरह कहते हैं सी एनीमोन। क्या कहते हैं? सी एनीमोन। मेट्रीडियम को क्या कहते हैं? सी एनीमोन। ये प्रचलित नाम है और ये वैज्ञानिक नाम है। गोर्गोनिया को कहते हैं समुद्री पंखा। क्योंकि ये पंखे के तरह ही उनका शरीर होता है। ठीक है, ये है गोर्गोनिया, ठीक है ना? तो इसका शरीर पंखा के तरह होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? समुद्री पंखा। गोर्गोनिया को क्या कहते हैं दोस्तों? समुद्री पंखा, क्योंकि इनका शरीर पंखा के तरह दिखता है। अब पंखा मतलब ये तूफान वाला पंखा ना, ये पंखा। पेनाटुला को समुद्री कलम कहते हैं, क्योंकि इसका शरीर कलम के तरह दिखता है। फैसेलिया को पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं। पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं क्योंकि इनका शरीर युद्धपोत नाव के तरह दिखता है। युद्धपोत वाले नाव के तरह फैसेलिया का बॉडी दिखता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? तो ऑरेलिया का जेलीफिश, मेट्रीडियम को
गोर्गेनिया को, पेनाटुला को, फैसेलिया को। पुर्तगाली युद्धपोत किसे कहा जाता है? समुद्री कलम किसे कहा जाता है? समुद्री पंखा। और ये सब इसलिए कहा जाता है कि ये सब इसी तरह दिखते हैं, बस इसीलिए कहा जाता है। सी एनीमोन किसे कहा जाता है? जेलीफिश किसे कहा जाता है? क्या जेलीफिश वास्तविक मछली है? नहीं, जेलीफिश वास्तविक मछली। जेलीफिश किसको कहा जाता है? क्लियर हो गया? अब बहुत लोग करें ये सब नोट में नहीं है, क्वेश्चन में है कि नहीं? जितना पॉइंट पढ़ा रहे हैं थ्योरी में ना हो क्वेश्चन में जरूर होता है। इसीलिए हम कहते हैं मत लिखिए, केवल समझिए और डायरेक्ट क्वेश्चन पर अटैक कीजिए। दोस्तों, मैट्रिक में लिखे आप, इंटर में लिखे आप, ग्रेजुएशन में पन्ना भर भर के लिखे आप। क्या लिखने से हम लोग बहुत लिख चुके हैं। अब डायरेक्ट लिखाई दिमाग में होगा, समझे? अटैक क्वेश्चन पर होगा। जिनको लगता है नोट में ये कवरेज नहीं है उनको दिखा देते लो नोट। अब दोस्तों, हाँ क्वेश्चन तो बना ही है। 11 नंबर क्वेश्चन सभी लोग बनाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, क्या होगा? जिंदाबाद दोस्तों, जिंदाबाद। क्या होगा? बना कि नहीं बना? बन गया कि नहीं बन गया? दोस्तों, एक आध पॉइंट थ्योरी में छूटा हुआ है। अब हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ ज्यादा पॉइंट पढ़ा रहे हैं कि ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो एक बार वीडियो और देख लेगा, वीडियो क्लास कर लेगा ऑनलाइन वाले दोस्तों, ठीक है? ऑफलाइन कुछ नोट कर लेगा, जैसे ये तो नोट कर रही है जी। लगता है इस बार दरोगा क्लियर है तुम्हारा। समुद्री पंखा किसे कहते हैं? तो अब जो एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ाते हैं दोस्तों, तो एक्स्ट्रा पॉइंट को आप लिख लीजिएगा। हम तो बहुत तेजी के साथ नहीं पढ़ाते कि आप लिख नहीं पाइएगा। अब हम आपको बोलेंगे लिखिए दोस्तों, हम खड़ा रहेंगे, आप लिखिएगा। ये सिस्टम मैट्रिक क्लास में होता है, यहाँ नहीं होगा दोस्तों। तो जो पॉइंट आपको लगता है नोट में नहीं है तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हम तो धीमी गति से पढ़ाते हैं। और नहीं भी नोट डाउन करिएगा तो जितना चीज नोट में लिखा है वो टॉप करने के लिए काफी है। जो थ्योरी में कवरेज नहीं है उसका कवरेज आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो इतना याद रखना। अब एक चीज समझना है दोस्तों, हाइड्रा के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रा के बारे में। एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि दंश कोशिका के बारे में बताइए। तो दंश कोशिका के बारे में तो बता दिए कि दंश कोशिका एक ऐसी विशेष कोशिका है जो केवल सिलिंडरेट प्राणी में पाया जाता है। जो केवल किस में पाया जाता है? सिलिंडरेट प्राणी में पाया जाता है। दंश कोशिका सिलिंडरेट प्राणी को शिकार पकड़ने में, शिकार से बचने में, किसी ठोस वस्तु से चिपकने में मदद करता है। बस इतना ही बात याद रखना है। अब बहुत लोग देख रहे हैं ऑनलाइन वाले दोस्तों राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति की बात नहीं करना है, ठीक है? जिसका सरकार बनेगा उसी का जिंदाबाद करना है, ठीक है? हाँ, झूठ का जो है ना राजनीतिक कार्यकर्ता अभी हमें नहीं बनना है, अभी हमें पढ़ाई करना है। झूठ मूठ के फलना बाबू जिंदाबाद, फलना बाबू मुर्दाबाद, फलना बाबू को वोट नहीं देंगे, फलना बाबू ये कर दिया, ये सब एक राजनीतिक कार्यकर्ता का कार्य है। और राजनीतिक कार्यकर्ता का कार्य करना है ना तो वो काम तो सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी मत करिए। क्यों हम दिखाएंगे कि भाई हम विशेष पार्टी के समर्थक हैं?
समझे कि ना। बहुत देखते हैं ग्रेजुएट हो गए हैं लेकिन दिमाग पूरी तरह से खुला नहीं है। ठीक है, झूठ मूठ कर फेसबुक पर है, जिसके कहने से गांव में कोई वोट नहीं गिरा है वो फेसबुक पर भैया जिंदाबाद। ठीक है, अरे भैया को पहले आप वोट दिलवा दीजिए, पापा से दिलवा दीजिए, मम्मी से दिलवा दीजिए, वही में बहादुरी है आपकी। बात समझे कि नहीं समझे। जिसका कोई नहीं सुनता वो अगला फिल्म पर आ जाए। पोरीपेरा सिलिंडर मजा से समझे कि नहीं समझे। ओ हाइड्रा के बारे में बताना भूल गए दोस्तों। हाइड्रा के बारे में कुछ एक विशेष बात बताना है। यह दोस्तों मोमबत्ती की तरह दिखने वाले जीव हाइड्रा। हाइड्रा में एक विशेष गुण यह है दोस्तों कि मान लीजिए हाइड्रा को यहां से काट दिए, यहां से काट दिए, यहां से क्या किए तो काट दिए, तो ये मरेगा नहीं, ये फिर से नया बन जाएगा। ये फिर से विकास करके नया बन जाएगा दोस्तों। अब कहिएगा इसको हम फिर काटेंगे, नहीं छोड़ेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ये नहीं बनेगा। अब फिर ये जो अलग होकर के विकास करके एक नया हाइड्रा बन जाएगा, एक नया हाइड्रा बन जाएगा दोस्तों। यानी हाइड्रा को आप जितने टुकड़ों में काटिएगा हर टुकड़ा विकास करके एक नया हाइड्रा बन जाएगा। कहिएगा ये कैसे, ये है रीजनरेशन, पुनरुद्ध भवन। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन कहते। जब शरीर का कोई अंग कट फट जाए और वो कटा फटा अंग विकास करके एक पूरा शरीर बन जाए तो इस क्षमता को रीजनरेशन कहते, पुनरुद्ध भवन कहते हैं। तो हाइड्रा में एक खास विशेषता है कि ये तो जलन तो मुकुलन विधि से करता है, लेकिन आप इसको जितने टुकड़ों में काटिएगा हर टुकड़ा एक नया हाइड्रा बन जाएगा, हर टुकड़ा एक नया हाइड्रा बन जाएगा। इस गुण होने के कारण ये कहा जाता है कि हाइड्रा अमर है। क्या है, अमर है। इस खास गुण होने के कारण कहा जाता है कि हाइड्रा कभी मरता नहीं है, वो क्या है, अमर है। लेकिन वास्तविकता है कि कोई भी जंतु अमर नहीं हो सकता है। बस ये गुण होने के कारण कि इसको आप काट दीजिएगा तो कटा हुआ भाग जो है नया हाइड्रा बन जाएगा। इसी गुण के कारण कहा जाता है कि प्रकृति ने हाइड्रा को अमर कर दिया है। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में किस जंतु में अमरत्व का गुण है, लेकिन वास्तविकता में क्या अमृत का गुण है। क्लियर। अब कोई कह रहा है मुंडी पर से काटेंगे, दोस्तों मुंडी पर से भी काटिएगा कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी नया हाइड्रा बन जाएगा दोस्तों। क्लियर। हम लोग दोस्तों अभी समुद्र में है, समय आ गया है समुद्र से निकलने का। पोरीफेरा समुद्र में, सिलिंडरेटा समुद्र में, कुछ कुछ मीठे जल में पाए जाते हैं। लेकिन अब हम एक ऐसे फाइलम पर जा रहे हैं दोस्तों जो फाइलम के जंतु समुद्र से निकलेगा, और हम अब ऐसे फाइलम में जा रहे हैं जिसमें अंगों की उपस्थिति की संभावना बन रही है। देखते हैं प्रकृति ने सबसे पहले किन्हें अंग प्रदान किया है और वे कौन से अंग है जो पहली बार प्रकृति ने जंतु को प्रदान किया है। आइए दोस्तों अगला फाइलम पर। इस फाइलम का नाम है अल्टर फल्टर है, ठीक है। और इस फाइलम का ऐसा नाम है कि आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन दिक्कत होगा किसी और को, यहां के किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि इसको पढ़िए PLA, प्ले, TYT, प्लेटी, HEL, हेल, MIN, मीन, THES, थीज, प्ले,
प्लेटी हेलमिनथीज, प्लेटी हेलमेनथीज। कहिए कोई दिक्कत हुआ? हिंदी में पढ़िएगा, हिंदी नाम में इतना संयुक्त अक्षर है कि हिंदी नाम आपको पढ़ा ही नहीं जाएगा। ठीक है, आप पढ़िए हिंदी नाम, इतना कॉम्प्लेक्स है हिंदी में। क्लियर? तो प्लेटी हेलमेनथीज, प्लेटी हेलमेनथीज। कोई दिक्कत है पढ़ने में? एकदम अंग्रेजी में बहुत आसान तरीके से आप इसे पढ़ दीजिएगा। प्लेटी हेलमिनथीज, प्लेटी हेलमेनथीज। क्लियर हो गया? आइए अब इस फाइलम में कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब एक साथ प्लेटी हेलमेनथीज, प्लेटी हेलमेनथीज। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा? हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है? टेंटेकिल्स। हाइड्रा का प्रचलन अंग टेंटेकिल्स, हाइड्रा का प्रचलन अंग प्लेटी हेलमेनथीज। दोस्तों इस फाइलम में कृमि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्म, कृमि को रखा गया है। प्लेटी हेलमेनथीज में किसको रखा गया है? कृमि को। अब कृमि नाम तो आप सुने होंगे, ना ही सुने होंगे तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। एक सूक्ष्मजीव हुआ, एक कृमि हुआ, एक कीट या कीटाणु हुआ, मकड़ी हुआ। सब जंतु है, सॉरी सूक्ष्मजीव जंतु नहीं है। सूक्ष्मजीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कृमि, कीट या कीटाणु, मकड़ी, ये नाम सब बड़ी कॉमन है और कभी कभी लगेगा सब एक के है, एक के नहीं है, सब अलग अलग। सूक्ष्मजीव तो एक कोशिकीय कहलाते हैं, हालांकि बहुकोशिकीय शैवाल और बहुकोशिकीय कवक को भी क्या कहते हैं? सूक्ष्मजीव ही कहते हैं। एक है कृमि। कृमि भी बहुकोशिकीय है, क्योंकि आप जंतु में इसको पढ़ रहे हैं, सारे के सारे जंतु क्या है? बहुकोशिकीय। तो एक कृमि। अब कृमि कैसा होता है? कृमि कृमि की तरह होता है, लेकिन वो कृमि कैसा होता है इसका एक एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। बच्चा सबको, ठीक है, जो मिट्टी पर चलता है बच्चा, हालांकि अब तो मिट्टी पर बच्चा बहुत कम चलता है, ठीक है, उस बच्चे को एक बीमारी होती है, कीड़ी वाली बीमारी। कीड़ी वाली बीमारी बहुत आसान बीमारी है, जिसमें बच्चा का जी मचलाते रहता है, ठीक है। और तो डॉक्टर का कहना है कि कीड़ी से बचने के लिए 6 महीनों में एक बार कीड़ी वाला दवा दे दीजिए। वो कीड़ी वाला दवा दे दिया जाता है, रात में दवाई बच्चा को दिया जाता है, सुबह सारा कीड़ी मल के द्वारा बाहर। वो कीड़ी आप देखें उजला उजला होता है, वही क्या है? कृमि है। तो कृमि जो होते हैं अर्थब्रोम की तरह होते हैं। किसके तरह? अर्थब्रोम की तरह। लेकिन अर्थब्रोम कोई कृमि नहीं है। अर्थब्रोम तो बहुत विकसित है, डेवलप्ड है, उससे बहुत कम डेवलप्ड होते, ठीक है ना। तो प्लेटी हेलमेनथीज में किसको रखा गया है? कृमि को रखा गया है, वर्म को रखा गया है। कृमि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वर्म कहते हैं, ठीक है ना। कृमि को रखा गया। प्लेटी हेलमेनथीज में किसको रखा गया है? कृमि को रखा गया है। और सारे कृमि को नहीं रखा गया है। एक फाइलम और है जो इसी का भाई है। इसके बाद एक फाइलम और है जो इसी का भाई है, मतलब भाई अलग संदर्भ में हम कह रहे हैं। इस प्लेटी हेलमेनथीज में किस कृमि को रखा गया है? फीता कृमि को और चपटा कृमि को रखा गया। फीता कृमि फीते के तरह होते हैं, ठीक है,
फीता कृमि किसके तरह होते हैं? फीते के तरह होते हैं, फीते के तरह होते हैं। दर्जी वाला फीता देखे हैं जी? दर्जी वाला फीता जिससे कपड़ा मापा जाता है, एकदम उस फीते के समान आकृति का ये कृमि होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? चपटा कृमि। चपटा कृमि चपटे जैसी आकृति का होता है। चपटा कृमि किस तरह की आकृति का होता है? चपटे जैसे आकृति का होता है, चपटे जैसे आकृति का होता है, चपटे जैसे आकृति का होता है कृमि। तो प्लेटी एलमेंथिज में किसको रखा गया है? कृमि को रखा गया। प्लेटी एलमेंथिज में किन कृमि को रखा गया? फीता कृमि को और चपटा कृमि को। फीता कृमि को और चपटा कृमि को। अभी ये कृमि कैसे होते हैं? कृमि जो होते हैं परजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं तथा रोगों को फैलाते हैं। अभी जंतु न आया है पृथ्वी पर, लेकिन प्रकृति ने रोग फैलाने वाला को उतार दिया है। क्या करते हैं? रोगों को फैलाते हैं। प्लेटी एलमेंथिज में किस जंतु को रखा गया है? प्लेटी एलमेंथिज में किन जंतु को रखा गया है? प्लेटी एलमेंथिज में किन कृमि को रखा गया है? फीता कृमि और चपटा कृमि का। और ये कृमि क्या होते हैं? परजीवी होते हैं तथा रोगों को फैलाते हैं। अब कृमि द्वारा रोग ज्यादातर मानवों को नहीं होता है, उसी मानव को होता है जो प्रायः गंदे जगह पर रहता है, गंदा भोजन करते रहता है, तो उसके शरीर में कृमि प्रवेश कर जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर कृमि चूंकि बहुकोषीय जीव है, कृमि क्या है? बहुकोषीय जीव है, इसीलिए मानव में ये डायरेक्ट प्रवेश नहीं करते। इसके अंडे प्रवेश कर जाए तो अलग बात है, ठीक है ना? अब ये अंडा देने के लायक हो गया है, अब जो है अंडा देना चालू हो जाएगा जंतु में। अभी तक अलैंगिक जनन न हो रहा था, अब लैंगिक जनन की शुरुआत होगी, और लैंगिक जनन की शुरुआत होगी तो ये जंतु जो है आपका अंडा देगा। इस कृमि से सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावी होते जंगली पशु। कौन पशु? जंगली पशु। जंगली पशुओं में ये खूब रोगों को फैलाता है कृमि। तो प्लेटी हेलमेंथिज में कृमि को रखा गया है। किस कृमि को रखा गया है? ये कृमि किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं? परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं और रोगों को फैलाते हैं। और ज्यादातर यह कृमि किस में रोगों को फैलाते हैं? जंगली जंतुओं में रोगों को फैलाते हैं, उसी पर उसका ज्यादा प्रकोप होता है। अगली विशेषता दोस्तों कि इसका शरीर जो है 3 स्तर का होता है, 3 स्तर का होता है। परंतु इसमें देगुहा नहीं पाया जाता, देगुहा नहीं पाया जाता। आपको इससे भी पहले बताए थे, पूरे एनिमल किंगडम में पोरीफेरा का शरीर 2 स्तर का है, सिलिंट्रेटा का शरीर 2 स्तर का है, बाकी सबका शरीर 3 स्तर का है। अब आगे के फाइलम में हम इसके बारे में नहीं भी बताए तो आप दिमाग में रखिएगा शरीर कितने स्तर का है? 3 स्तर का है। अब 3 स्तरीय शरीर में तो देगुहा होनी चाहिए, लेकिन अभी बेचारा नया नया 3 स्तर वाला हुआ है, लेकिन इसमें देगुहा का विकास नहीं। और पूरे एनिमल किंगडम में ये एकलौता है प्लेटी हेलमेंथिज, पूरे एनिमल किंगडम में ये एकलौता है प्लेटी हेलमेंथिज कि जिनका शरीर 3 स्तर का है परंतु उसमें देगुहा। वे कौन से फाइलम है जिनका शरीर 3 स्तरीय होने के बावजूद उसमें देगुहा का अभाव है? प्लेटी हेलमेंथिज। अगली विशेषता कि शरीर का आकार जो होता है वो क्या होता है?
बायलेटरल होता है, द्विपार्श्व होता है। और इसके भी बारे में हम क्लियर किए थे। पूरे एनिमल किंगडम में पोरीफेरा एसिमेट्रिकल, सिलिंडरेटा रेडियल, अब बाकी सब का सब बायलेटरल। यानी इसके भी बारे में हम आपको नहीं बताते, तो आप ये बिल्कुल पहले गए बताए आधार पर आप पहुंच सकते थे। इसका शरीर क्या है? बायलेटरल। इसका शरीर क्या है? चलिए दोस्तों, एक अंशु कुमार पकड़ लिया है बात को। अंशु कुमार ने, अंशु कुमारी है, कह रहा कि गाँव में इसको पिल्लू कहा जाता। वेरी गुड, वही पिल्लू की बात हो रही है, ठीक है ना? पिल्लू पिल्लू की बात हो रहा है, बात समझ गए ना? हाँ, वही फूलगोभी वाला पिल्लू, उसी सब का फैलम है। तो जो पिल्लू फीते आकार का है, ठीक है, ऐसे का मुंह करते लगता है गड़बड़ चीज बोलने। सब प्रकृति का बनाया हुआ है, ठीक है? और प्रकृति के बनाए गए हर चीजों से हमें प्यार करनी चाहिए, ठीक है? तो कृमि का या प्लेटी हेलमिंथेस का शरीर क्या होता है? बायलेटरल होता है। क्या होता है? बायलेटरल होता है। बायलेटरल होता है। शरीर का आकार कैसा होता है? बायलेटरल होता है शरीर का आकार। अब आ गया है दोस्तों इनके शरीर में पहली बार अंग तथा अंग तंत्रों का विकास, अंग तथा अंग तंत्रों का विकास प्लेटी हेलमिंथेस में देखने को मिलता है, ठीक है? हल्ला मत करिए, ठीक है? हल्ला मत करिए, ठीक है? आराम से पढ़िए, अब बाहर जाकर प्रचार करिए कि पढ़ा क्या हुआ। अब पढ़ाई अच्छा हो रहा तो प्रचार करिएगा ना जी, ठीक है? अब बहुत लोग जो है पढ़ता है ज्ञान बिंदु में बोलेगा कि नहीं ज्ञान बिंदु में कहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है? हाँ, ऐसा होता है, ठीक है? तो दोस्तों सपोर्ट पूरा रहनी चाहिए आप लोगों का, ठीक है? एक कारण कि आपसे पढ़ने के बाद मैं नास्तिक हो गया, काहे नास्तिक हो जाएगा? नास्तिक नहीं हो ना, ईश्वर में विश्वास बनाए रखना है, ठीक है ना? ईश्वर में विश्वास बनाए रखना है, नास्तिक नहीं होना है, ठीक है? नास्तिक क्या होना? जिनका जो धर्म है अपने ईश्वर में पूरी आस्था बनाए रखिए। हम भी अपने धर्म में पूरी आस्था बनाए रखते हैं, ठीक है? अब आस्था का परिभाषा अलग अलग हो सकता है। कोई फूल मोमबत्ती दिखाकर आस्था प्रकट करता है, कोई हल्ले करके आस्था प्रकट करता है, ठीक है? अब कोई मनी मन आस्था प्रकट कर देता है, ठीक है ना? तो सब में नास्तिक नहीं बनना। पहली बार अंग तथा अंग तंत्रों का विकास किसमें देखने को मिलता है? प्लेटी हेलमिंथेस में देखने को मिलता है, प्लेटी हेलमिंथेस में। लेकिन दोस्तों अभी अब आप खुशी मत मनाइए, क्योंकि इसमें केवल एक अंग का विकास हुआ है, और वो है दोस्तों क्या? मुंह, माउथ। इस कृमि के शरीर में अंगों का तो विकास हुआ है, लेकिन अंग के नाम पर केवल कितने अंग हैं? एक अंग है, वो भी कौन? माउथ। यानी प्रकृति ने जब जंतु को अंग देना प्रदान किया तो सबसे पहले किसका विकास किया? मुंह यानी माउथ का विकास हुआ। इसमें एक अंग तंत्र ही पाए जाते हैं, एक अंग तंत्र। वो कौन तंत्र? पाचन तंत्र। वो भी अपूर्ण, वो भी अपूर्ण। पूरा पाचन तंत्र भी इसमें पाया। तो पहली बार अंग और अंग तंत्रों का विकास किस फाइलम में देखने को मिलता है? पहली बार अंग और अंग तंत्रों का विकास किस फाइलम में देखने को मिलता है? ठीक है,
तो दोस्तों लेकिन ये बात याद रखिए, प्लेटी एलिमेंटिज के पूरे शरीर में अंग के नाम पर केवल एक अंग है, माउथ। चूंकि माउथ है तो इस आधार पर तो हम कह सकते कि इसमें पाचन तंत्र है, लेकिन पाचन तंत्र पूरी तरह से नहीं है, अपूर्ण है, क्योंकि मुंह से लेकर गुदा यानी रेक्टम तक का विकास होता तब हम कहते कि इसका पाचन तंत्र पूरी तरह से विकसित है। अगर प्लेटी हेलमिंथिज में माउथ से लेकर एनस तक, गुदा तक का विकास हो गया होता तो हम कहते कि इसका पाचन तंत्र पूर्ण विकसित है। लेकिन पाचन तंत्र के नाम पर इसमें केवल क्या होते हैं, मुंह होते हैं, गुदा तक पाचन तंत्र का विकास नहीं होता है। तो हम कहेंगे दोस्तों कि पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र जो है वो प्लेटी हेलमिंथिज में पाए तो जाते हैं, लेकिन दोस्तों यह क्या होता है, अपूर्ण होता है। यह क्या होता है, अपूर्ण होता है, पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। लेकिन पाचन तंत्र के अलावे अन्य तंत्र जैसे श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र नहीं पाए जाते हैं, कंकाल तंत्र नहीं पाए जाते हैं। यानी अंग तंत्र के नाम पर केवल पाचन तंत्र है, वो भी अपूर्ण, और पाचन तंत्र के अलावे कोई और तंत्र पाए नहीं जाते हैं, कोई और तंत्र पाए नहीं जाते। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब दोस्तों ये भी क्या होता है, बायसेक्सुअल होता है, यानी द्विलिंगी या उभयलिंगी, द्विलिंगी या उभयलिंगी। और इसमें केवल क्या होते हैं, लैंगिक जनन होते हैं। लैंगिक जनन के दौरान अंडे देते हैं, अंडे से विकास होते हैं किसका, कृमि का। अलैंगिक जनन अब बंद हो चुका है, अलैंगिक जनन अब बंद हो चुका है। यानी जंतु में अलैंगिक जनन पोरीफेरा में, उसके बाद सिलिंटरेटा में, उसके बाद के फाइलम में अलैंगिक जनन पूरी तरह से बंद हो जाता है। अपवाद स्वरूप कुछ में होता है, लेकिन पोरीफेरा और सिलिंट्रेटा के बाद जितने भी फाइलम है सब में लैंगिक जनन होता है। उसके बाद अंडे बनते हैं, अंडे से जीव का विकास होता है। बच्चे देने वाला सबसे अंत में आएगा, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हो गया। हमको लगता है प्लेटी हेलमिंथिज भी आप लोग मजे से समझे, है कि नहीं है। यही होता है दोस्तों, एक बार क्लास, अब आप लूसेंट भी पढ़िएगा ना, खट्टा खट समझ में आएगा। नहीं एकदम अब जैसे क्लास नहीं किए, जितना चीज लूसेंट में उतने चीज हम भी बता रहे हैं, थोड़ा कम में बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप खुद से जब पहली बार लूसेंट पढ़िएगा, क्या हो जाए, द्विलिंगी है प्लेटी एलिमेंट, द्विलिंगी है प्लेटी एलिमेंट, द्विलिंगी समझिए रहे, द्विलिंगी है, ठीक है ना। अब आप सब कुछ समझ गए, अब आप खुद से लूसेंट भी पढ़िएगा दोस्तों, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर लूसेंट से रिजल्ट हो जाएगा, काहे न होगा जी, ठीक है। 20 साल से सबका रिजल्ट हो रहा है, आज का नहीं, आजकल का लड़का जो सबका पापा का भी रिजल्ट हुआ लूसेंट पढ़ के, ठीक है ना, तो हो जाएगा। लेकिन उसको पढ़ना बहुत टफ है, और जब आप एक बार लेक्चर सुन लेते हैं हमसे रोशन सर से, वो बहुत आसान हो जाता है। अब मार्केट में 28 दिन में लूसेंट याद करे, दूसरे दिन में लूसेंट याद, ऐसा एड चलते रहता है, ठीक है। 28 दिन में औकात है लूसेंट याद करने का, ठीक है। तो सबके चक्कर में नहीं रही। बहुत क्या होता है कि हम पढ़ा रहे हैं 10 दिन मन नहीं लगा, अब लूसेंट का क्लास करेंगे, लूसेंटो वाला रेडी रहता है, 150 टका में लूसेंट पूरा कटवा लिया,
वो मास्टर जो 28 दिन का रिकॉर्ड दे रहा है उसको पहले याद है पूरा, जो आपका गारंटी ले रहा है। सच में कहिए, हम इतना दिन से साइंस पढ़ा रहे फिर भी लूसेंट के ढेर सारे फैक्ट हमारे दिमाग में नहीं है, यह समझ में नहीं आया है। अब मार्केट 28 दिन में रटवा रहा है, उसका पूरा कोई खानदान 28 दिन में नहीं रट सकता है। तो उस सब के बच के रहना, और जूनियर को बचा कर जूनियर को सही बात बताइए, ठीक है, कि लूसेंट कितना इंपॉर्टेंट है और उसको पढ़ना कितना डिफिकल्ट है। समझे कि नहीं समझे? नहीं तो सब जूनियर सब कोई सब लूसेंट के नाम पर जो है ठगते रहता है, अब फिर 4 महीना लूसेंट पढ़ने गया, देखा कि अब नहीं याद होगा, अब असली चीज पढ़ेंगे, जा रहे हैं ज्ञान बिंदु में टेस्ट देंगे, ठीक है। तो ये सब होता है, इससे बच के रहना दोस्तों। क्या प्लेटी एलिमेंटीज को हम समझ गए हैं? समझ गए ना? तो प्लेटी एलिमेंटीज में किसको रखा गया है? सब कृमि को नहीं। प्लेटी एलिमेंटीज में किस कृमि को? फीता कृमि को, चपटा कृमि को। फीता कृमि को, चपटा कृमि को। ये कृमि किस प्रकार का जीवन जीते हैं? अब परजीवी जीवन जीकर रोगों को फैलाते हैं। इस कृमि या प्लेटी एलिमेंटीज का शरीर कितने स्तर का? कितने स्तर का? 3 स्तर का। पूरे एनिमल किंगडम में पोरीफेरा सिलिंट्रेटा के अलावे सबका शरीर कितने स्तर का? लेकिन प्लेटी एलिमेंटीज या चपटा फीता कृमि का 3 स्तर के शरीर में देगुआ नहीं है। इनके 3 स्तर के शरीर में देगुआ नहीं है। इस कृमि या प्लेटी एलिमेंटीज का आकार बायलेटरल। पूरे एनिमल किंगडम में पोरीफेरा और सिलिंट्रेटा को छोड़कर सबका शरीर क्या होता है? बायलेटरल होता है। सबका शरीर क्या होता है? बायलेटरल होता है। पहली बार अंग और अंग तंत्रों का विकास कहां देखने को मिला? प्लेटी एलिमेंटीज में। और प्लेटी एलिमेंटीज में क्या सभी अंग और अंग तंत्र पाए जाते हैं ना? अंग के नाम पर केवल एक अंग। वे कौन अंग है जिसका पहली बार विकास हुआ है? वे कौन अंग तंत्र है जिसका पहली बार विकास हुआ है? क्या प्लेटी एलिमेंटीज या चपटा फीता कृमि का पाचन तंत्र पूरी तरह से विकसित होता है? नहीं। और हम क्यों कह रहे हैं कि इसका पाचन तंत्र पूरी तरह से विकसित नहीं है? वो इसलिए कि इसमें माउथ तो होता है, माउथ के बाद आहार नली भी होती है, लेकिन उसमें गुदा का विकास नहीं होता। उसमें गुदा का विकास, लेकिन अपूर्ण पाचन तंत्र के अलावे अन्य कोई भी तंत्र इसमें पाया। फीता कृमि, चपटा कृमि या प्लेटी एलिमेंटीज कैसा होता है? ये किस तरह से जनन करते हैं? किस तरह जनन करते हैं? पूरे एनिमल किंगडम में पोरीफेरा सिलिंट्रेटा को छोड़कर सारे जंतु किस तरह जनन करते हैं? पोरीफेरा या सिलिंट्रेटा ही क्या करता है? क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब एक विशेषता और प्लेटी एलिमेंटीज का जानना। इसमें एक खास प्रकार की कोशिका होती है। इस प्लेटी एलिमेंटीज अर्थात फीता या चपटा कृमि में एक खास प्रकार का कोशिका होता है जिसका नाम है ज्वाला कोशिका। क्या नाम है? ज्वाला कोशिका, फ्लेम सेल। कौन कोशिका? ज्वाला कोशिका। ज्वाला कोशिका की उपस्थिति पूरे एनिमल किंगडम में और कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। जिस तरह मीसोगिलिया, टेंटेकिल्स और दंश कोशिका की उपस्थिति केवल और केवल सिलिंट्रेट में था, केवल और केवल सिलिंट्रेट में था, उसी तरह ज्वाला कोशिका फ्लेम सेल की उपस्थिति केवल और केवल प्लेटी एलिमेंटीज में है। और ये फ्लेम कोशिका किस में मदद करते हैं? उत्सर्जन में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? उत्सर्जन में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? उत्सर्जन में। उत्सर्जन समझते हैं ना? शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन है। ध्यान रखिएगा, उत्सर्जन तब माना जाएगा जब केवल शरीर से कैसे पदार्थ निष्कासित हो? कैसे? हानिकारक उपयोगी पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना बीमारी कहलाता है, उत्सर्जन नहीं कहलाता है। क्लियर हो गया?
एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, लूसेंट पढ़ना जरूरी है। दोस्तों लूसेंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर पूरा क्लास करनी है तो पूरा लूसेंट, घटना चक्र, क्विक बुक सब का कवरेज मिल रहा है। आप सलाइरिंच पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ठीक है, सही बोल रहे हैं। आप एक बार यहाँ जब पढ़ लेते, आप कोई बुक उल्टा लीजिए, आपको हर बुक का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो हम दोस्तों कुछ नया नहीं रिसर्च करके पढ़ा रहे हैं, अब कोई स्पेशल बुक नहीं है। हम सारे बुक को मिलाकर एक अलग बुक बनाए हैं, वो आपके पास नोट के रूप में। क्लियर? तो अगर आप पढ़ लिए हैं तो लूसेंट, घटना चक्र, जितना पॉपुलर बुक है सब का कवरेज मिलेगा। और क्या 4 चैप्टर आप पढ़े हैं ना, 4 चैप्टर का क्वेश्चन याद कर लिए है ना। उस 4 चैप्टर, उस चारों चैप्टर का क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में आएगा, आपसे बनेगा। और आपसे नहीं बना तो समझे किसी से नहीं बना, बस सब सेटर ही बनाएगा उसको। और सेटर भी सेट करने के 4 दिन बाद नहीं बना पाएगा। क्लियर हो गया? ज्वाला कोशिका की उपस्थिति किस फाइलम का विशेष लक्षण है? ज्वाला कोशिका की उपस्थिति किस फाइलम का विशेष लक्षण है? प्लेटी एलिमेंथिज का ज्वाला कोशिका किस कार्य में काम आते हैं? प्लेटी एलिमेंथिज का ज्वाला कोशिका किस काम में आते हैं? क्लियर हो गया? समझ गए? आइए इसमें प्रमुख जीवों में बस 3 का नाम याद रखना है। एक याद रखना है फेसिओला, हेपेटिका। दूसरा सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा। तीसरा टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। फेसियोला हेपेटिका को लीवर फ्लूक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? लीवर फ्लूक। क्योंकि फेसियोला हेपेटिका जंतु के लीवर में ही परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। फेसियोला हेपेटिका, फेसियोला हेपेटिका जंतु के शरीर में, जंतु के शरीर के लीवर में ही परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए बोलचाल के भाषा में सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक कहते हैं। सिस्टोसोमा को क्या कहते हैं? ब्लड फ्लूक। क्योंकि ये कृमि परजीवी के रूप में जंतु के किस हिस्से में मौजूद रहते हैं? ब्लड में। टीनिया सोलियम फीता कृमि का वैज्ञानिक नाम है। टीनिया सोलियम फीता कृमि का वैज्ञानिक नाम है। चौथा प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। ये एक स्वतंत्र जीवी कृमि है। प्लेनेरिया क्या है? स्वतंत्र जीवी कृमि है। स्वतंत्र जीवी कृमि। आप अभी पढ़े कि कृमि परजीवी होते हैं, रोगों को फैलाते हैं, लेकिन एक अपवाद है प्लेटी हेलमिंथेज में। वो कौन है? प्लेनेरिया। ये परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, ये स्वतंत्र जीवी जीवन व्यतीत करते हैं, यानी किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रहते हैं और भोजनों की तलाश करते हैं। ये परजीवी जीवन नहीं जीते हैं। और अगर प्लेनेरिया परजीवी जीवन नहीं जी रहा है तो रोगों को भी नहीं फैलाएगा। क्लियर? चलिए दोस्तों, रजनीश कुमार कारा की लूसेंट नहीं पढ़ेंगे। अरे आपको हमारे नोट से फुर्सत मिलेगा तब न कुछ पढ़िएगा, नोटे से फुर्सत आपको नहीं मिलेगा। कहाँ से पढ़िएगा? नोट में 22,000 क्वेश्चन का कवरेज है। 22,000
अब 22,000 से आप फुर्सत मिलेगा तो तुरंत टेस्ट होगा। टेस्ट का क्वेश्चन तब आपको याद करना पड़ेगा और एकदम एग्जाम तक इतना क्वेश्चन आपको करवा देंगे, इतना क्वेश्चन करवा देंगे कि परीक्षा में क्वेश्चन देखकर झलक जाएगा इसका तो सी होगा बस। लेकिन इसके लिए आपको बहुत बड़ा त्याग करने की जरूरत है। आपको पढ़ने के अलावा किसी और चीज से मतलब नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी शॉर्ट वीडियो देख देख कर, रील देख देख कर दिमाग से सारे टेंशन को उतार रहे हैं, वो समझ जाइए बहुत महंगा पड़ जाएगा, बहुत महंगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी इसका भैयारी एसके एलिमेंथीज बाकी है, इधर पर आइए। नहीं, एसके एलिमेंथीज को क्लियर करेंगे। एसके एलिमेंथीज क्लियर नहीं होगा तो फिर प्लेटी एलिमेंथीज, एसके एलिमेंथीज में हम ठीक से अंतर नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों में बहुत कम का अंतर है। क्लियर है दोस्तों। और कल हमारे पास एक प्रश्न आया था कि पढ़ने में कभी कभी मजा नहीं आता है। ठीक है, अब बताइए पढ़ना मजा का चीज है? किसको पढ़ने में मजा आता? आपको मजा आता है? नहीं आता। पढ़ना आपकी मजबूरी है और इसके लिए प्रकृति ने आपको एक विकसित ब्रेन दिया है जो मानव छोड़कर और किसी को नहीं है। तो ये जो सोचिएगा मजा आएगा पढ़ने में तब हम पढ़ेंगे, तो मजा दूसरे चीज में आता है। पढ़ाई में मजा नहीं आएगा, पढ़ाई आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपका वर्क है। जिस तरह आपको नौकरी मिल जाएगा तो आपको मन है ना है ड्यूटी पर जाना पड़ेगा। फोन आएगा सीनियर का, पहुंचना पड़ेगा। आपका मन है या नहीं है। और कभी कभी तो आपको लगेगा सरकारी नौकरी में बेकार है, ऐसे अच्छा तो प्राइवेट है, या ऐसे अच्छा तो बिट्टू झा की तरह कोचिंग में पढ़ाते मजा से। ठीक है, बेकार वर्दी पहन लिए हैं, ऐसा फीलिंग आएगा। लेकिन फिर भी आपको काम पर पहुंचना पड़ेगा। वही बात पढ़ाई के लिए लीजिए। पढ़ना आपका कर्तव्य है, आप पढ़ते रहिए। ये कि मजा नहीं आ रहा है, ठीक है कल पढ़ेंगे, अभी थोड़ा देर रील देख लेते हैं, ठीक है। और शॉर्ट वीडियो बड़ी खतरनाक है, आपके दिमाग की सोचने समझने की क्षमता को बर्बाद के स्तर पर लेकर चला जाता है। रील देखना बंद कर दीजिए, नहीं तो आप देखते हैं कमाई किसी और का हो रहा है, ठीक है। तो उसको एकदम हड़ताल मोड पर दे दीजिए। आइए दोस्तों, अगला फाइल हम पर कोई दिक्कत प्लेटी एलिमेंथीज में? यात्रा पोरीफेरा से शुरू किए थे। पोरीफेरास कहां पर आए? सिलिंट्रेटा पर। कहां पर आए? सिलिंट्रेटा से प्लेटी। आइए दोस्तों, अब आएंगे एसके एलिमेंथीज। इसको एसके पढ़िए। इसको क्या पढ़िए? एसके। ये ग्रीक शब्द है एसके, एसके। और उसके बाद तो क्लियर है, एसके हेले मीन थीज। पढ़ने में कोई दिक्कत? एसके हेलमैन थीज, एसके हेलमैन थीज। पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत? एसके हेल मीन थीज, एसके हेलमैन थीज, एसके हेलमैन थीज, एसके हेलमैन थीज। क्लियर? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एसके हेलमेंथीज में भी किसको रखा गया है? कृमि को। ये भी कृमि क्या होते हैं? परजीवी। और परजीवी है तो रोगों को फैलाते हैं। यानी कि नाम देखकर तो आप स्पष्ट हो गए होंगे कि इस फाइलम में भी दोस्तों किसको रखा गया है? कृमि को। जो भी कृमि है सब परजीवी होते हैं, दूसरे शरीर पर आश्रित रहते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है जिसका जवाब देना बनता है। नीतीश कुमार का क्वेश्चन है कि पोरीफेरा या नाइडेरिया
उत्सर्जन कैसे करते हैं? तो पोरीफेरा या नाइडेरिया अपने प्रत्येक कोशिकाओं के माध्यम से विसरण विधि का उपयोग करके उत्सर्जन करते। जैसे कि फ्लेम एक स्पेशल कोशिका था, फ्लेम कोशिका, लेकिन कोई स्पेशल कोशिका पोरीफेरा या सिलिंट्रेटा के जीव में नहीं होता जिसके द्वारा वो उत्सर्जन करे। पोरीफेरा और सिलिंट्रेटा, पोरीफेरा या सिलिंट्रेटा के प्रत्येक कोशिका विसरण विधि के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। यानी प्रत्येक कोशिका अपने अंदर बनने वाले हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। एक क्वेश्चन फिर आ रहा है कि प्लेटी एलिमेंथीज रहता कहाँ है? दोस्तों ये क्या है? और परजीवी ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर पर आश्रित रहकर उसी शरीर से भोजन ग्रहण करे, उसमें रोगों को फैलाए, उसे क्या कहते हैं? परजीवी। अंग्रेजी में पैरासाइटिक, अंग्रेजी में। तो ये परजीवी जीवन जीते हैं। तो कहां रहते हैं? तो भाई परजीवी जीवन जीने वाले किसी अन्य जंतु के शरीर में आश्रित रहते। जैसे फेसियोला हेपेटिका जंतु के लीवर में परजीवी के रूप में रहते हैं। सिस्टोसोमा जंतु के ब्लड में परजीवी के रूप में रहते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथेज में भी कृमि को रखा गया है। ये कृमि परजीवी होते हैं और ये कृमि भी परजीवी जीवन जीकर रोगों को फैलाते हैं। लेकिन इसमें किसको रखा गया है? गोल कृमि को। फीता और चपटा कृमि को प्लेटी हेलमिंथेज में, गोल कृमि को एसके हेलमिंथेज में। फीता और चपटा कृमि को प्लेटी हेलमिंथेज में, गोल कृमि यानी राउंड वर्म को रखा गया है गोल कृमि, हुक कृमि, ठीक है, हुक कृमि, हुक कृमि, पिन कृमि, पिन कृमि, ये सब किस में आता है? एसके हेलमिंथेज में। हुक 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 वही हुक, बटन बटन हुक, उस तरह के आकृति वाला कृमि। पिन का मतलब पिन 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 पिन, ठीक है, पिन की आकृति का कृमि। पिन वही कांटी के तरह जो पिन होता है, ठीक है ना, वो कृमि उस आकृति का होता है। तो गोल कृमि, हुक कृमि, पिन कृमि, ये सब किस फाइलम में है? फीता कृमि, चपटा कृमि। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये जो एसके हेलमिंथेज है, इसका पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है। इसका पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है। अर्थात आप जब गोल कृमि, हुक कृमि, पिन कृमि पर आते हैं तो इसमें मुंह से लेकर गुदा तक का विकास हो चुका है, माउथ से लेकर एनस तक का विकास हो चुका है। इसीलिए इसका पाचन तंत्र पूर्ण विकसित है। प्लेटी हेलमिंथेज का पाचन तंत्र पूरा विकसित नहीं होता है, लेकिन एसके हेलमिंथेज का पाचन तंत्र पूरा विकसित होता है। इनके पाचन तंत्र में मुंह से लेकर गुदा तक का विकास हो गया है। इसके पाचन तंत्र में मुंह से लेकर गुदा तक का विकास हो गया है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, लेकिन पाचन तंत्र के अलावे, पाचन तंत्र के अलावे अन्य सभी तंत्रों का क्या होता है? अभाव होता है। एसके हेलमिंथेज में यानी गोल कृमि में पाचन तंत्र तो पूर्ण विकसित होते हैं, लेकिन पाचन तंत्र के अलावे अन्य सारे तंत्रों का क्या है? अभाव है। इसमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, इन सब का अभाव होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त की उपस्थिति तो जंतु में तब होगी जब उसमें हृदय का विकास होगा।
पोरीफेरा से लेकर एसके हेलमिंथेज तक हृदय का विकास नहीं हुआ, किसी में ब्लड नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए कभी कभी पिल्लू पिल्लू को मारे होंगे, कोई ब्लड नहीं निकला होगा, है ना जी। ब्लड हाइएन है, हृदय हाइएन, कौन सा ब्लड होगा, ठीक है ना। और एक बात दोस्तों यहां पर मेन चीज बताना भूल गए। अब तो ये देख लिए कि इसमें गोल कृमि आते हैं, इसमें कौन कृमि आते हैं, एसके हेलमिंथेज में कितने कौन कृमि आते हैं, लेकिन ये गोल होते नहीं है, ये गोल होते नहीं है, ये कृमि लंबे लंबे होते हैं दोस्तों। फिर देख रहे हैं पीछे में बहुत मजा ले रहा है। ये कृमि लंबे लंबे होते हैं, दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं, दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं। और यहां पर दोस्तों आई स्पॉट होता है इसका। तो गोल कृमि वास्तव में गोल होता नहीं है, वो लंबे लंबे होते हैं, लेकिन इसमें कंकाल तंत्र का अभाव है ना जी। तो जैसे ये स्थल पर आते हैं सीधा नहीं रह पाते, गोल हो जाते, लंबे होते हैं, लेकिन स्थल पर रखे गए तुरंत कौन आकृति को धारण कर लेगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गोल कृमि कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, गोल कृमि कहा जाता है। अगली विशेषता, इसमें 3 स्तरीय शरीर होता है, 3 स्तरीय शरीर होता है, जिसमें मिथ्या मिथ्या दे गुहा या सीडो सीडो सिलोम, मिथ्या दे गुहा या सीडो सिलोम पाया जाता है। यानी इसका भी शरीर 3 स्तर का, वैसे जब प्लेटी हेलमिंथेज 3 स्तर का हो गया है, तो इसके बाद जो है ये तो 3 स्तर का होगा ही होगा। इसके 3 स्तरीय शरीर में देगुआ जैसी संरचना प्रतीत होती है, लेकिन फिर भी वो वास्तविक नहीं होती है। इसीलिए उस देगुआ को क्या कहते हैं, मिथ्या देगुआ, झूठा देगुआ। एसके हेलमिंथेज के कृमि में 3 स्तरीय शरीर होते हैं, एसके हेलमिंथेज के शरीर में 3 स्तरीय शरीर होते हैं। उसमें देगुआ जैसी संरचना माइक्रोस्कोप से देखने पर प्रतीत होती है, लेकिन वो देगुआ वास्तविक। अब कहिएगा देगुआ जैसी संरचना प्रतीत होती है फिर भी वो देगुआ नहीं होती, भाई काहे, ये कौन सिस्टम है, प्रतीत होती है नहीं। दोस्तों देगुआ तब होगा जब उसमें ब्लड या लासिका रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे, ब्लड नहीं तो लासिका। देगुआ में क्या हुआ, बोतल गिरी। देगुआ में जब ब्लड आ जाए या लासिका आ जाए, लासिका ब्लड के समान ही एक तरल पदार्थ है जो सजीव में जंतु में पाया जाता है, तब वो वास्तविक देगुआ है। लेकिन इसमें तो ना ब्लड है ना लासिका है, इसीलिए देगुआ के तरह जो संरचना दिखती है वो सही वाला नहीं है, वो झूठा है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, 3 स्तरीय शरीर वाला कौन सा पैलम है जिसमें देगुआ नहीं होता है, प्लेटी हेलमिंथेज। 3 स्तरीय शरीर जिसमें मिथ्या देगुआ होता है, एसके हेलमिंथेज। बात को समझे कि नहीं, 3 स्तरीय शरीर जिसमें देगुआ नहीं होता है, प्लेटी हेलमिंथेज, और 3 स्तरीय शरीर जिसमें मिथ्या देगुआ होता है, एसके हेलमिंथेज। क्लियर हो गया। अब ये भी तो बायलेटरल होगा, क्या होगा, प्लेटी हेलमिंथेज भी बायलेटरल होते हैं, एसके हेलमिंथेज भी, प्लेटी हेलमिंथेज भी बायलेटरल होते हैं, एसके हेलमिंथेज भी बायलेटरल होते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक लिंगी होता है, ये क्या होता है, एक लिंगी होता है, एक लिंगी होता है।
यूनिसेक्सुअल होता है, अर्थात मेल अलग अलग, फीमेल अलग। अब तक सब एक बॉडी से काम चला रहा था। पोरीफेरा बाइसेक्सुअल, सिलिंटरेटा बाइसेक्सुअल, प्लेटी हेलमिंथेस बाइसेक्सुअल। पहली बार मेल अलग बॉडी, फीमेल अलग बॉडी देखने को कहाँ मिलता है? एसके हेलमिंथेस में फीमेल थोड़ा बड़ा होता है, मेल थोड़ा छोटा होता है। फीमेल की लंबाई थोड़ा बड़ा होता है, मेल की लंबाई छोटा होता, थोड़ा सा छोटा होता है। क्लियर हो गया? समझ गए दोस्तों? अब तो ये बताने की जरूरत ही नहीं कि इसमें लैंगिक जनन होता है, अंडे देते हैं, क्योंकि वो बात आपको प्लेटी हेलमिंथेस में ही बता दिए थे कि अब अलैंगिक जनन की प्रक्रिया बंद हो चुकी है। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया बंद हो चुकी। अभी आगे बढ़े हैं, जहां पढ़ा रहे वहां रहिए जी। देख रहा है कितना बच्चा है, ठीक है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? एसके हेलमिंथेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों? बोरिंग नहीं लग रहा ये चैप्टर? बस ये चैप्टर बोरिंग नहीं लगा तो इसका मतलब आपको जेनेटिक्स भी बोरिंग नहीं लगेगा। क्लियर? और इसलिए थोड़ा हम धीमी गति से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो अभी तक मोलस्का समाप्त कर दिए रहते। लेकिन सोचे कि क्लासिफिकेशन है, जंतुओं को पहचानना सीख रहे हैं, तो वह पूरी तरह से पहचानेंगे हम। एसके हेलमिंथेस के अंतर्गत भी प्लेटी हेलमिंथेस की तरह क्या है, लेकिन एसके हेलमिंथेस में कौन कृमि? गोल कृमि के अलावा एसके हेलमिंथेस में और कौन सा कृमि है? कौन कृमि है? हुक कृमि। और एसके हेलमिंथेस प्लेटी हेलमिंथेस से थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि एसके हेलमिंथेस का पाचन तंत्र पूर्ण विकसित है। इसमें मुंह से लेकर गुदा तक का विकास हुआ है, लेकिन पाचन तंत्र के अलावे अन्य सारे तंत्रों का इसमें क्या है? अभाव है। पाचन तंत्र के अलावे इसमें सारे तंत्रों का क्या है? अभाव है। इसका शरीर कितने स्तर का होता है? 3 स्तर का होता है, जिसमें देगवा नहीं मिथ्या देगवा पाई जाती है। मिथ्या देगवा ये क्या होता है? एक लिंगी होता है, यानी मेल अलग बॉडी, फीमेल अलग बॉडी होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अंडे देते हैं, फिर अंडे से नए कृमि। क्लियर हो गया? और इसमें 2 जीव का नाम याद रखना, एस्केरिस और उचेरिया। 2 का ही नाम याद रखना है आपको, एस्केरिस और उचेरिया। एस्केरिस एस्केरियासिस नामक बीमारी फैलाती है, और उचेरिया फाइलेरिया को फैलाता। फाइलेरिया हाथी पांव, जिसमें पैर फूल जाते हैं। तो फाइलेरिया कृमि के कारण होता है, गोल कृमि के कारण होता है। किस गोल कृमि के कारण? उचेरिया। एक क्वेश्चन आ रहा है साजन कुमार का। साजन कुमार का है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी क्या होता है? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो एस्केरिस कौन रोग फैलाता है? बच्चा का मुंह कीड़ी वाला बीमारी होता है जी, रात दबा दीजिए सुबह सब बाहर, उसी रोग को क्या कहते हैं? एस्केरियासिस कहते हैं। अब फाइलेरिया तो आप जानते ही है। क्लियर है ना? अब साजन कुमार का प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। साजन कुमार का प्रश्न है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी क्या है? तो ये विशेष कैविटी है जो किसमें पाया जाता है? सिलिंट्रेटा में। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी सिलिंट्रेटा में पाए जाने वाला एक ऐसी कैविटी है जिसमें भोजन का पाचन होता है, जिसमें भोजन का पाचन होता है, जिसमें भोजन का पाचन होता है। तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एक ऐसी कैविटी है जी किसमें पाया जाता है? सिलिंट्रेट में पाया जाता है। सिलिंट्रेट में पाया जाता है। क्लियर?
और इस कैविटी के अंदर क्या होता है? भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है। कोई दिक्कत? कितना फाइलम हो गया? 5 हुआ? 4। चारों फाइलम में देख रहे हैं कि किस तरह विकास होने जा रहा है। दोस्तों अभी भी स्थल पर कोई नहीं उतरा है। पोरीपेरा समुद्र में था, सिलिंट्रेटा उसके बगले में यानी उस समुद्र में था, प्लेटी एलिमेंटिज एस्केलेमेंटिज परजीवी यानी दूसरे के शरीर पर आश्रित था। लेकिन अब समय आ गया है कि जंतु शरीर पर जो आश्रित है, जंतु जो समुद्र में है, वो निकल कर कहां पर आए? स्थल पर आए। अब ये भी समय आ गया है कि जंतु में सारे तंत्रों का विकास हो। अभी तक जो आप 4 फाइलम पढ़े हैं दोस्तों, उन क्या हुआ? स्थान अदला बदली कर रहे हैं। मोबाइल सब ठीक से रखिए, मोबाइल बहुत चोरी होता है। अब मोबाइल चोरी हो जाए तो घर पर जाकर रोना है, कोचिंग पर आकर नहीं। हम पहले कह देते हैं, कोचिंग आपके मोबाइल की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। अब कोचिंग आपके मोबाइल की जिम्मेदारी इसलिए नहीं ले रहा है कि कोचिंग यह कार्य करने में सक्षम ही नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? मोबाइल बहुत चोरी हो रहा है। लड़का सबका मोबाइल चोरी होता है, चल देता है, ठीक है, कि भाई दोसर का हम चुरा लेंगे। लेकिन आजकल देख रहे लड़का कम लड़की का ज्यादा मोबाइल चोरी हो रहा है, ठीक है। बहुत कंप्लेन आया तो सभी लड़कियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, मोबाइल को बहुत सेफ से रखिए, ठीक है। अब बहुत क्लास से निकलेगा हाथ में लेके चलेगा, ठीक है। क्लास से निकलेगा पता नहीं कौन मैसेज आया, उसी को देखते देखते। एक बार तो ऐसा हुआ, सीढ़ी पर से उतर रहा था और मोबाइल खोलते खोलते उतर रहा था, कोई एगो लड़का सीधे टिप कर चल दिया। अब उसको दौड़ कर पकड़ेगा नहीं तो वहीं खड़ा होकर रो रहा है। क्लियर? तो मोबाइल को ठीक तरह से रखिए, सबसे चोरी हो रहा है ये बहुत है। तो दोस्तों आज के क्लास को यहीं पूर्ण विराम लगाते हैं और कल रोशन सर का क्लास होगा नहीं होगा, कल रोशन सर कल भी ठीक नहीं होंगे तो मेरा क्लास चलेगा, ठीक है। हाँ ठीक है दोस्तों। और डेली टेस्ट आज नहीं होगा, अब डेली टेस्ट सोमवार से होगा, डेली टेस्ट सोमवार से होगा दोस्तों। इस सप्ताह डेली टेस्ट नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल के क्लास में। भाइयों क्या करें, क्या आराम से जाइए, आराम से जाइए। एक फ्रॉग यानी मेढक की बात हो रहा है। मेढक तो बहुत विकसित जंतु है, उसको तो पैर वो उछल उछल कर चलेगा भी दोस्तों। तो मेढक अभी बहुत आगे है। 22,000 क्वेश्चन में साइंस, आर्ट्स, करेंट अफेयर सब शामिल है, ठीक है दोस्तों। बंद कीजिए क्लास को। लुसेंट का ऑल क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये असंभव, असंभव, गलत बोल रहे हैं।